सडनली वन डे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया हॉस्पिटल के और मेरे बीच में। और मेरे को सेम डे पे जॉब लिफ्ट करना पड़ा। अगेन उन्होंने मेरे को पुशअप किया और विद इन 3 days हमने दूसरा एक हॉस्पिटल रेंट पे लेके वो हॉस्पिटल में मेरा प्रैक्टिस शुरू किया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आज जिस गेस्ट को अपने प्लेटफॉर्म में लेकर आने वाला हूँ वो एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन और उन्हें काफ़ी मेहनत की है अपने मुकाम को पाने के लिए। तो आइए उनसे ही सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। ओके। On the grind, yeah, I do this all the time. Go wake up in the morning, go get a state of mind. I done failed so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line. डॉक्टर जदी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हम सब में हीरो। और इस प्लेटफॉर्म का तो मकसद आप जानते हैं, लोगों को मोटिवेट करना अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता के। तो मेरा सबसे पहला सवाल, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका बचपन, आपकी स्टडीज कैसे थे? आप मस्तीखोर थे या शांत बच्चे थे? प्लीज इलैबोरेट। नहीं, वैसे तो मेरा बचपन पूरा मस्ती में ही गया है। अच्छा। मैं यहाँ से कल्याण के पास में कोनगांव करके है, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। वही मेरा नेटिव प्लेस है। हाँ जी। और बचपन तो हमारा जॉइंट फैमिली था। मेरे दादा दादी का चाचा लोग, चाची, उनके बच्चे, हम लोग सब एक फैमिली में सब लोग ग्रो हुए। यानी वो एक मेरे को बेनिफिट है मेरा कि हम लोग जॉइंट फैमिली से है, तो जिसके पास भी जितने अच्छे पॉइंट्स है मैं उतना टेक आउट करके ग्राफ्स करके हम लोग ग्रो हुए। ये फायदा है दोस्तों, न्यूक्लियर फैमिली में इतना मिलता नहीं है जो जॉइंट फैमिली जितना फायदा है ना, ये देखिए अभी हमको सुनने को मिल रहा है। जॉइंट फैमिली में जो फायदा है वो मैंने वहाँ पे उठाया और हर एक का अच्छा गुण लेके मैं आगे बढ़ता। और कैसे थे, मतलब मस्तीखोर? यस, बिल्कुल मस्तीखोर, बिल्कुल शांत नहीं बैठता था मैं। हमेशा मेरा कुछ ना कुछ चालू रहता था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता था मैं, क्यूरियस था बहुत चीज के बारे में। अच्छी बात है। हाँ। यस। और हमारे घर पे सब लोग अवेलेबल थे, इसलिए हमारा क्यूरियोसिटी का सेटिस्फेक्शन भी हो जाता। अच्छा। कि चलो दादा को पूछो, दादा ने नहीं जवाब दिया तो पापा को पूछो, पापा को नहीं पूछा तो चाचा को पूछा, ऐसे करके चला जाता। यस, कभी पेरेंट्स ना इरिटेट हो जाते हैं, कितना सवाल पूछते हैं, बट हमारे पास ज्यादा ऑप्शन रहते हैं तो उनके पास चले जाके पूछ लेते हैं, राइट? तो वो अच्छा है। तो दोस्तों एक चीज बात तो एक क्लैरिटी है कि अगर बच्चा मस्ती करता ना, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में वो बनेगा नहीं। आज देख रहे हैं, मतलब आपको बाद में मालूम पड़ेगा इन्होंने क्या अचीव किया। अगला सवाल ये है कि आपका करियर जर्नी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। मतलब आप कैसे जो आज अचीव किए, कैसे क्या क्या मेहनत किया, क्या क्या स्ट्रगल देखा आपने, जरा उसके बारे में बताइए। करियर जर्नी का स्टार्ट तो 10th के बाद ही मेनली हुआ। 10th में सबसे ज्यादा स्ट्रेस था कि परसेंटेज करना है, तो फिर 11th-12th में आपको बेस पक्का हो जाएगा। उस हिसाब से 11th-12th भी मेरा हो गया। 11th-12th के बाद फिर सीईटी का एग्जाम, दैट वाज अ बिग स्ट्रेस फॉर मी। उसके बाद सीईटी का एग्जाम होने के बाद फिर मेरा तो फिक्स था 11th में गया तब से कि मेरे को बायोलॉजी की में इंटरेस्ट है और आई विल गो फॉर मेडिकल ओनली, आई विल बी अ डॉक्टर ओनली। मगर फैमिली उतना कन्विंस नहीं था उस चीज के लिए कि आप मेडिकल में जाओ। उनका था कि नहीं, आप इंजीनियरिंग करना चाहिए। मगर मेरे को मेरा पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज आप करोगे तो आप बेटर सक्सेस कर सकते हो और वो चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो करते टाइम पे। तो इसलिए मेरा विजन एकदम क्लियर था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। सीईटी के एग्जाम दिया। सीईटी के एग्जाम में ऑफ कोर्स वो सब मार्क्स थोड़ा सा कम आया और उसके बाद फाइनली एडमिशन हुआ संगमनेर में। संगमनेर में एडमिशन हुआ, वहां पे मैं गया और तीसरे दिन पता चल गया कि जो घर वाले बोल रहे थे वो बराबर था। बिकॉज हम जिस सिटी में रह रहे हैं उधर लोड शेडिंग तो है, मगर 2 घंटा 3 घंटा इट्स ओके। मगर रात को 6 बजे लाइट जाने के बाद सुबह 6 बजे आएगा फॉर 8 days, और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे जाएगा और शाम को 6 बजे आएगा फॉर नेक्स्ट 8 days। इट वाज, अरे ये क्या है, लाइट है कि नहीं है? तो ये सब चीजों में एकदम डिस्टर्ब हो गया मैं कि क्या करना है। उसके बाद फूडिंग स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, मैं आगरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर का खाना और हमारे जो कास्ट में जो खाना बनता है वो महाराष्ट्र में फेमस है। और संगमनेर में जाके अचानक से पतली दाल और वो राइस खाना और हॉस्टल का खाना बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। और उसमें से भी मैंने वे निकाल दिया।
मैंने खुद कुकिंग सीख लिया। Really? मेरे घर पे फोन करके बोला कि आप मेरे को 1 साल देखने को मत आओ, हाँ। मगर अभी मेरे को एक आप स्टोव और ये फूड बनाने का आइटम्स लाके दो तो मैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाऊंगा। Okay. क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, अगर मैं यहाँ से वापस गया तो मेरे को मेडिकल साइंस में तो एडमिशन लेने वाले नहीं है, वो Okay. मेरे को अगेन इंजीनियरिंग में ढकेल दे। हम्म। और मेरा क्लियर था विजन कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो विद दिस डिफिकल्टीज आई हैव टू गो एंड मूव फॉरवर्ड। सो मैंने वो एडजस्टमेंट सीख करके मैं कुकिंग सीख गया। मैं खुद वहां पे खाना पका के दूसरों को भी खिलाता था, मैं भी खाता था, और मेरा स्टडीज भी मैंने शुरू किया। Okay. और फॉर 1 ईयर आई एम ऑल्सो सरप्राइज जब मैं सोचता हूँ कि मैं संगमनेर से घर पे आया ही नहीं फॉर 1 ईयर। अरे वाह। जब मेरा एग्जाम हुआ उसके बाद ही मैं तुरंत आया, बिकॉज आई वॉज वेरी फोकस्ड। मेरे को सब जानना था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने से मैं पास हो सकूंगा, Right. और फिर इसमें सक्सेस कर पाऊंगा। और जो मेरे को वहां पे टीचर मिले वो भी बहुत अच्छे थे। और फिर वहां पे जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो एवरीवन वाज हैप्पी, बिकॉज आई वाज टॉपर इन क्या बात है। यूनिवर्सिटी एंड आई वाज टॉपर इन माय कॉलेज। माय कॉलेज आल्सो सरप्राइज कि एक बच्चा जो मुंबई से आता है और उनका नाम पहली बार यूनिवर्सिटी में टॉपर लिस्ट में जाता है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट कि ये कॉलेज का बच्चा वहां पे टॉप लिस्ट में है। सो एवरीवन वाज हैप्पी एंड आई वाज आल्सो हैप्पी विथ माय प्रोग्रेस, एंड देन आई कंटिन्यू विथ माय नेक्स्ट स्टडीज, जो मैंने वहां पे पूरा कंटिन्यू किया स्टडीज। फिर मेरा इंटर्नशिप आया, तो इंटर्नशिप में मैंने थाना सिविल हॉस्पिटल में ट्रांसफर लिया। Okay. और फिर उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एरला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो मुंबई में है। Okay. तो तभी मैंने सोच लिया था कि एक गलती कर लिया संगमनेर जाके, तो वो अभी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लियर करना है। तो वो भी मेरा ग्रेजुएशन में फिक्स था। हाँ। मेरा विजन फिक्स था। Okay. मैं वही बार बार रिपीट ये करता बहुत हूँ कि बड़ी मेरे बात को है कि you should be focused, हाँ, और vision मेरा clear फोकस था कि अभी एडमिशन मुंबई में ही लेना है जी। और गायनेकोलॉजी में ही लेना है। Yeah. तो वैसे मैंने इंटर्नशिप में जो एग्जाम्स रहती सीईटी की अगेन जी। वो कैरी आउट कर ली, पास हो गया। उसके बाद एरला मेडिकल ट्रस्ट का जो खारघर में कॉलेज है वहां पे मैंने एडमिशन लेके मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का जर्नी वहां से स्टार्ट हो गया। क्या बात है। तो दोस्तों देखा आपने, डॉक्टर साहब ने भी ना, ही वाज फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, लाइक ही वांटेड टू आराम से रहते, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी, बट ये घर से बाहर निकले, स्टेप आउट किए। उनको खाने का प्रॉब्लम हुआ, इट्स अ बिग थिंग है, सर्टेन पीपल डोंट लाइक दैट। अगर खाना नहीं है तो भाग के आ जाते हैं, ऐसा होता है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और फिर भी इन्होंने कंटिन्यू किया, इन्होंने कुकिंग सीखा अलग चीज, करने कुछ और गए थे, कुकिंग भी सीखी, पढ़ाई भी की, टॉप भी किया। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि करते रहो, जूझते रहो, और कुछ ना कुछ तो हाथ में हासिल होगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आया जब आप बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था मैं बढ़ूं किधर, अच्छा, तो आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर आए? हमारी ऑडियंस के साथ कुछ शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। सिचुएशंस तो 2-3 आए थे ऐसे सिचुएशंस जिसमें मैं डिमोटिवेट हो गया था, मगर उसमें से सबसे बड़ा जो सिचुएशन है मैं जो सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो तो था कि आफ्टर एजुकेशन, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कंप्लीट किया गायनेकोलॉजी में, और उसके बाद फिर क्या करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करना था। तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया जहाँ पे मैं एसोसिएट गायनेक करके काम कर रहा था जी। और फिर 2-2.5 साल मैंने वो हॉस्पिटल में काम किया, एक रूटीन सेट हो गया, मेरा खुद का प्रैक्टिस भी वहाँ पे सेट हो गया कि मेरे भी पेशेंट्स आ रहे ओपीडी के लिए, ऑपरेट्स भी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहा था वो हॉस्पिटल के भी सब काम चल रहा था अच्छे से। और सडनली वन डे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया हॉस्पिटल के और मेरे बीच में, और मेरे को सेम डे पे जॉब लेफ्ट करना पड़ा। अरे बाप रे। और तभी तो शादीशुदा था, मेरा बच्चा डिलीवर हुआ था तभी, और उसी टाइम पे एक दिन में मेरे को जॉब वो लेफ्ट करना था। ओके। और जॉब लेफ्ट कर दिया हमने, और वो जो सिचुएशन था वो एकदम डिफिकल्ट था मेरे लिए कि मैंने 2-2.5 साल से एक रूटीन सेट किया, और रूटीन से बाहर जाके और एक इनकम सोर्स भी क्रिएट करा था, उससे भी बाहर जाके अभी मेरे को क्या करूं, क्या करूं। दोस्तों ये एक्चुअली होता है, जो व्हेन यू आर मैरिड, यू हैव अ किड, सब सेट है, अचानक से ये झटका आता है ना जॉब का, तो थोड़ा माइंड थोड़ा वो हो जाता है, हिल जाता है कि भाई करना क्या। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके ये जॉब में क्या डे टू डे में आपको चैलेंजेस आते हैं, जरा हमारे ऑडियंस को बताएंगे, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। यस,
चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं जी। पहले तो पेशेंट को कन्विंस करना ये बड़ा चैलेंज है यस। बिकॉज मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ये दोनों वे को मैं लेके चलता हूँ ओके। और दोनों जो सिस्टम्स है उनको मैं जो पेशेंट को जहाँ पे ज़्यादा बेटर इफेक्ट दे सकता है वो यूज़ करता हूँ। मेनली मैं जो डील करता हूँ वो इनफर्टिलिटी में डील करता हूँ। इनफर्टिलिटी में बच्चा न होना और उनके लिए संबंधित जो डिफिकल्टीज रहते हैं उसमें, तो उसमें ऑलरेडी पेशेंट्स 4-5 डॉक्टर को दिखा चुका रहता है, फैमिली प्रेशर्स रहता है, तो उनको कन्विंस करना कि आप कंसीव हो सकते हो, आप ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, भले ये 2 महीना चलेंगे 3 महीना चलेंगे, आप ये लो और उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट देखेंगे। ये कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तभी पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि वो मिठाई होना चाहिए, वो काढ़ा मत दो आप, वो पाउडर फॉर्म में मत दो। मगर ऐसे नहीं है। तभी मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको अमेरिका जाना है तो आप साइकिल लेके नहीं जा सकते। सही बात है। आपको जहाँ पे जाना है वो चीज के लिए आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बोट यूज करना पड़ेगा। वैसे ही है कि आपको अगर एक डिसीज है उसको ठीक करना है तो उसको जो फॉर्म में मैं मेडिसिन दे रहा हूँ आपको वही लेना पड़ेगा। तो कन्विंस करना इज मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। और बीइंग एन मेल गायनेकोलॉजिस्ट, वो फीमेल को थोड़ा सा और कन्विंस करके उनको कंफर्टेबल बनाना, ये थोड़ा सा टास्क मेरे लिए डिफिकल्ट इनिशियल डेज में तो बहुत ज्यादा था। और सेकेंड तो रहता है, अगर हॉस्पिटल आप चला रहे हो कोई भी, तो हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ रहता है उनको स्टाफ को कन्विंस करो, उनको स्टाफ को अपने हिसाब से करो। और फिर स्टाफ का भी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कि वी आर टुवर्ड्स पेशेंट केयर, तो आप वैसे हिसाब से काम करना चाहिए। रूटीन में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना कभी-कभी। यस, अच्छा स्टाफ मिलना डिफिकल्ट हो गया है अभी कि जो आपके हिसाब से चले और पेशेंट का ज्यादा केयर करे, ये नहीं कि बस कर दिया। ये क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब ऐसे नहीं रहता कि आप आए 7 to 5 काम किया, 5 बज के घर पे चले गए, ऐसा नहीं रहता। अगर इमरजेंसी है तो आपको वेट करना पड़ता है। पेशेंट्स के साथ अच्छे से, पेशेंट इरिटेटेड रहता है। पेशेंट हॉस्पिटल में तभी एडमिट होता है जब भी वो डिफिकल्टीज से गुजर रहा है, तो उनके डिफिकल्टीज में हम लोग पैनिक होके नहीं जाते। हम लोगों को बहुत बड़ी बात है ये, पैनिक नहीं होना है, अपने को कामली उनसे सब कुछ निपटाना है, वो भी है। और फाइनली आता है सब कुछ बिलिंग डिपार्टमेंट पे, तो बिलिंग सेटल पैसा, क्योंकि ये बाकी वो फिर उसमें सेटल करना फिर चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। हिसाब नहीं है हमारे पास, नहीं हिसाब नहीं है, वो तो चीज है। आपने क्या किया, अच्छा कि इसका पैसा इधर, डिलीवरी तो किया है, अच्छा, नॉर्मली तो हुआ है, उसमें इतना पैसा क्या देना। आजकल नॉर्मल करवाना भी ना इज अ ब्लेसिंग। यस, सही बात है। तो ये सब डिफिकल्टीज है। जब प्रॉब्लम आता है ना, तो प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचने का, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचने का कि क्या करूं ऐसा कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। और यही चीज़ डॉक्टर साहब ने भी किया। मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि आपके लिए सक्सेस से क्या मायने है? हर आदमी का सक्सेस का मायने अलग होते हैं, तो आपके लिए क्या है? पैसे ज़्यादा कमाना या कुछ और? प्लीज टेल टू अराउंड। सक्सेस मेरे हिसाब से इज इक्वल टू पीस ऑफ माइंड। क्या बात है, ओके। पैसे कमाना कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी आप बहुत सारे लोग देखोगे कि बहुत पैसा है उनके पास, मगर मन की शांति नहीं है। नहीं, सही बात है। और वो जो काम कर रहे हैं उनमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से सक्सेस वही है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें बहुत हैप्पी होने चाहिए, और आपके पास पीस ऑफ माइंड होने चाहिए, आपके पास फैमिली लाइफ होनी चाहिए। ये हम ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी ऑडियंस के लिए एक सोशल मैसेज भी देते हैं। तो मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे फूड एडल्ट्रेशन काफ़ी हो रहा है। दूध मिलावट से बनाया जाता है, यूरिया से, सोप से, शैम्पू से मिला के लोगों को पिलाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी में, खाने में मिलावट होती है। तो इसके बारे में आपको कुछ अपना देना चाहेंगे राय? यस, जो फूड आइटम्स में जो अभी मिलावट का
बहुत सारे केसेस आगे आगे जी, आ रहे हैं और मसाला हम लोग वसाला भी, हो गया, हाँ हम लोग भी फेस कर रहे हैं जी, बिकॉज कैंसर्स के पेशेंट बढ़ रहे हैं। करेक्ट, यस, और उसके बाद जो लेडीज प्रेग्नेंट है हम्म, उनके बच्चे में जो डेवलपमेंटल एनामोलीज हम लोग Yes. जो 5th मंथ में स्कैन करते हैं हम्म, कि एनामोली स्कैन करते हैं, उसमें समझ में आता है कि बच्चे का हाथ नहीं डेवलप हुआ है, जी, बच्चे का स्काल्प नहीं डेवलप हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा प्रॉब्लम है। आ गया, उसके बाद मिसकैरेजेस, करेक्ट, हम लोग ढूंढते हैं कि क्या रीजंस है इन सब के। हम्म, तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तभी हिस्ट्री में कुछ नहीं रहता करेक्ट, कि फीमेल एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, सब कुछ है। मगर जब हम लोग एकदम माइनर माइनर चीज का सोचने लगते हैं तभी हम लोगों को एक रीजन ये मिलता है जी, कि फूड में इसने कुछ तो मिलावट का खाया है, खाया उसकी है, वजह से उसको ये सब राइट, चीजें और ये हो बहुत रही बड़ा है। प्रॉब्लम है यस हमारे यस, देश बहुत का, बड़ा प्रॉब्लम। या, उसकी वजह से बच्चे भी अभी वीक हो रहे हैं। जी, जी, एडल्ट से ज्यादा तो बच्चे हॉस्पिटल बीमार पड़ रहे हो, हाँ, जा रहे हैं। जी, हर एक सीजन में देखो, जी, हर एक सीजन में सर्दी खांसी बच्चे को है ही। दूध नहीं पीना चाहते, दूध का टेस्ट पसंद नहीं है। हाँ, दूध का टेस्ट क्यों पसंद नहीं? क्योंकि वो नेचुरल टेस्ट जो मिल्क का है, स्वीट, जी, वो दूध को है ही है नहीं। ही नहीं, करेक्ट, क्योंकि जब हम लोग अगर सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें हमको डेफिनेटली मिलता है कि कुछ तो मिलावट मिला है। हुआ है, यूरिया आपने सुना ही यूरिया होगा, है, पब्लिक, पानी भी है, पानी भी, और वो हाँ, भी जो पानी मिक्स करते हैं वो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं नहीं रहता होता, है, हाँ, गंदे क्वालिटी का रहता है। करेक्ट, तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि पेरेंट्स लोग बोलते हैं नहीं हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। क्यों? बच्चों को दूध पीने के बाद लूज मोशन होते हैं। हो रहा है, तो करेक्ट, लूज मोशन का रीजन इज नॉट मिल्क, इज द जो थिंग्स उसमें मिक्स की मिलाया गई के जा है रहा है, हाँ, उसकी वजह से। और फिर Correct. इस जो हेल्दी फूड से फिर दूर दूर भागते हैं लोग करेक्ट, और अनहेल्दी फूड खाते हैं। वो बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट बर्गर, ड्रिंक्स, पिज्जा, वो तो एक अलग ही, वो हाँ, एक अलग मैटर हाँ, है। मैटेरियल, और पर ये मैं जो है adulteration की बात कर रहा हूँ, एडल्ट्रेशन का। जी, और पैकेट फूड्स पे तो लिखा रहता है कि जी, इसमें कलर्स है, प्रिजर्वेटिव्स फिर है, भी पब्लिक खाती ये है, है वो है। और उसका अगर कंटेंट हम लोग देखेंगे तो सेम रहता है, जो एसिड्स है हाँ, वो डायरेक्टली उसमें मिक्स किया रहता जी, है। जी, आपने देखा वो वेजिटेबल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा। आप वो भी नॉन, सोचो ना, आप कि जो खाना पकाने के लिए आपको फ्लेम की जरूरत है, जी, यानी एटलीस्ट 100 डिग्री से ऊपर आपको हीट की जरूरत है, हम्म, वो खाली गर्म पानी डालने से चीज पक जाती पक है। जाते हैं, सही तो बात, कैसे पकती है? या, उसमें कुछ तो मिलावट का एसिड्स ही रहेंगे, जी, उसकी वजह से पक रहे हैं। जी, जी, तो वैसे फूड हम लोग खा के और बाकी के जो मिलावट कर रहे हैं जो लोग खाने पीने में, उसको कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट होना चाहिए, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एन हेल्दी प्रोजेनी एंड हेल्दी फ्यूचर्स। तो हेल्दी फ्यूचर में अगर हेल्दी बच्चे अपने को चाहिए, और ये सब चीजों के लिए हमने ये तुरंत रोकना चाहिए और जी, उसके ऊपर कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शंस गवर्नमेंट्स के तरफ से होने या लॉ चाहिए। मेकर्स को करना चाहिए, यस यस, बिकॉज Actually- हमारा तो ठीक है कि हम लोग खाली मेंटेन करते हैं हेल्थ को, मगर वो काफी नहीं है, वो होना ही रुकना चाहिए। जी, कोई भी जो फैक्टर है उसको अगर कॉज रूट से आप अगर निकाल दो, अगर वो होना ही बंद हो जाए तो हमारी जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, सही बात। पर दोस्तों एक और प्रॉब्लम मैं जस्ट बोलना चाहता था ऑडियंस को कि इसका ना प्रॉब्लम्स क्या है कि आज अगर हम एडल्ट्रेटेड फूड खिलाते हैं बच्चों को, तो वैसे ही बच्चे बड़े होंगे, वही बच्चे फिर बॉर्डर पे जाएंगे, किसी को ये प्रॉब्लम कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। आप ऐसा चाहते हैं ताकि हमारे जो सीमा है वो कमज़ोर रहे और बाहर के लोग हम पे अटैक करें। जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करेंगे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो दोस्तों जो भी मिलावटखोरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी भला नहीं होने वाला है। आज टाइम बिंग के लिए आप शायद 2 पैसे कमा लेंगे, बट यू नेवर नो कि कब हमारे कंट्री वीक हो जाए और बाहर से हमारे कोई अटैक कर दे और फिर सब खत्म, आपका पैसा, बैंक बैलेंस। अभी एक रैपिड फायर राउंड हो जाए जिसमें मैं आपसे एक वर्ड कुछ बोलूंगा और जो भी फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में है ना, वो जस्ट इमेज आए तो बोल दीजिएगा। ओके, तो मेरा पहला, आर यू रेडी? यस यस, आई एम रेडी। यस, यू रेडी? तो पहला वर्ड है आपका स्ट्रेंथ। माय स्ट्रेंथ इज रीडिंग। रीडिंग, Yes. ओके ओके। एंड वीकनेस? वीकनेस इज माय वेट। Your weight, okay. So you're working on it. Yes, I'm working on it. Okay. And पान या गुटखा? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। That was a joke. I know he is not taking anything. Okay. And your favorite picnic spot? कोई भी नेचुरल प्लेस, Okay. जहाँ पे पानी हो, जहाँ जाना चाहते जहाँ हो? जाना। जैसे कुछ नाम? मालदीव्स। Okay. Good, great. Okay. And favorite movie? फेवरेट हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके हैं। आप दे चुके हैं? Yes. हर आदमी की लाइफ में, राइट, जो भी हम अचीव करते हैं कोई ना कोई हमको हेल्प करता है। हमारे मेंटर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे? यस डेफिनेटली। बहुत सारे मेंटर्स
मराठी में जिनको गुरु बोलते हैं, वो जी। मेरे को हर एक स्टेज पे मिले। हम्म, जैसे मैं 10th में पढ़ाई कर रहा था, जी। तभी हमारे स्कूल में एक पाटिल मैडम करके थी जो हमको संस्कृत पढ़ाती थी। जी। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बहुत हेल्प किया। उन्होंने खुद से उनके घर पे लेके जाके मेरे को रखा क्या बात और मेरा 10th का पूरा पढ़ाई उन्होंने विदिन 15 डेज कवर अप कर लिया विथ हर शेड्यूल। क्या बात तो उनके घर पे जाके मैं रहा, तो उस हिसाब से मेरे को 10th में ज़्यादा परसेंटेज भी आए, जी। मेरा संस्कृत का बेस भी पक्का हो गया। जी। और एक लैंग्वेज है वो अपनी, जो एक्चुअली में इंडिया का लैंग्वेज है, जी। वो मैंने सीखा उनसे। ओके। और उसका मेरे को बहुत बेनिफिट बाद में भी हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा जी। आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से जी। कि थैंक्स पाटिल मैडम कि आपने मेरे लिए इतना सब किया उस टाइम पे, जी। विच वॉज रियली डिफिकल्ट, बट आपने किया और मेरे को इतना सब पढ़ाया। उसके बाद जब डॉक्टर बनने का प्रोसेस एक्चुअली में स्टार्ट हुआ, और जो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो एक्चुअली में सपोर्ट लगता है वो प्रैक्टिस से लगता है। जी। आप इंस्टीट्यूट में बुक्स में कितना भी सीख लो, जब तक आपको एप्लीकेशन नॉलेज नहीं आता आपके मेडिसिन का, जी। आपके प्रोसीजर का, तब तक वो डॉक्टर को कुछ वैल्यू नहीं है। जी। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और वो प्रैक्टिस के लिए मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरे को आयुष हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मिला। ओके। मेरा ग्रेजुएशन का प्रोसेस चालू ही था। आई वाज डॉक्टर टू बी आफ्टर 4.5 ईयर्स। मगर मेरे को फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आयुष हॉस्पिटल से मैं इंट्रोड्यूस हो गया। ओके। और वहाँ पे डॉक्टर अमित बोटकोनले, डॉक्टर शशांक पाटिल, डॉक्टर राजेश राजू और उनका पूरा टीम जी। और हॉस्पिटल ने मेरे को इतना कोऑपरेट किया। ओके। और उनके यहाँ पे जो आरएमओस थे, जो ऑलरेडी डॉक्टर्स थे और उनके हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे थे, डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर किरण, उन्होंने मेरे को सब चीजें हाथ पकड़ पकड़ के सिखाए। जैसे बोलते हैं ना कि अपनी माँ अपने को अ आ ई लिखना सिखाती है, वैसे उन्होंने मेरे को डॉक्टर मेडिसिन का ABCD पूरा हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया। और उनकी वजह से मैं मेरा जो आगे का जर्नी था कि भाई मेरे को इसके बाद ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजी बनना है, और उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए था वो पूरा मेरे को आयुष हॉस्पिटल और उनकी टीम से मिला। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से डॉक्टर अमित, डॉक्टर शशांक और डॉक्टर राजेश सर, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपके मोटिवेशन और आपके सपोर्ट और आपने मेरे को आपके हॉस्पिटल में और आपके प्रीमाइसेस में काम करने का परमिशन दिया, उसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। जी। और जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तभी वहाँ पे डॉक्टर मंगेश पाटिल करके जो मेरे गाइड थे, उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। क्योंकि ये जो ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी का बेस था, और जो आयुर्वेदिक एप्लीकेशन और आयुर्वेदिक नॉलेज था आयुर्वेदिक मेडिसिन का, वो मेरे को ग्रेजुएशन से ज़्यादा मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में डॉक्टर मंगेश और पूरे मेरे गायनेक डिपार्टमेंट से मेरे को मिला। वहाँ पे 5 फीमेल डॉक्टर्स थी जो हमको पढ़ाती थी, और उसमें डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर प्रणाली, ये सब जो लोग थे जो हमारे टीचर्स थे, उनमें डॉक्टर मंगेश पाटिल मेरे गाइड थे। वो सब ने मेरे को अच्छी तरह से गाइड करके मेरा जो रिसर्च वर्क था वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। और जो नॉलेज मैं गेन करना चाहता था आयुर्वेदिक मेडिसिन का फॉर डिफिकल्ट एंड क्रोनिक डिसीज, वो मेरे को वहां से मिला। आई सिंसियरली थैंक्स टू एवरीवन जो मेरे मेंटर्स करके मेरे लाइफ में आए और मेरे को इतना सक्सेस आपने मिला के लिए। थैंक यू। अभी ना इस प्लेटफॉर्म में हम अपने गेस्ट से या तो मोटिवेशनल डायलॉग या तो मोटिवेशनल सॉन्ग बोलने के बोलते हैं, ताकि हमारी जनता भी उसको सुन के मोटिवेटेड रहे। तो आपके जहन में कोई ऐसा डायलॉग या सॉन्ग है जो आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? सॉन्ग्स तो है, मगर गाना इज डिफिकल्ट फॉर मी। तो इससे अच्छा कि एक डायलॉग है जो मेरे पिताजी हमेशा बोलते रहते हैं, क्योंकि वो भी टीचर है, वो भी उनके स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, और जो मैंने लाइफ में खुद से एक्सपीरियंस किया है कि मेहनत आप करोगे, आप डिफिकल्ट से नहीं भागोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उस हिसाब से है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है।
तो डॉक्टर साहब, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस को आपसे काफ़ी सीखने को मिला हुआ। आपका जो बेबाक स्टाइल था बोलने का, लोगों को एड्रेस करने का, अपने प्रॉब्लम्स बताने का, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप अपने जर्नी में और भी सफल हों, आगे और भी बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। कुछ मैसेज लास्ट में बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए यानी यंग जनरेशन को बोलना चाहूँगा, जो Perfect. अभी स्टडीज़ में है, जी। जो आगे आगे बढ़ रहे हैं, और जो डॉक्टर टू बी है अभी, उनको बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस अच्छे कीजिए, अच्छे लोगों से अच्छी चीज़ें सीखिए, और सीखना लिमिटलेस है। आप कितने भी ईयर्स तक सीख सकते हो, आप कितने भी चीज़ें सीख सकते हो, और उसमें पैसों का मैटर मत रखिए। राइट। अगर आप ओरिएंटेशन यानी पैसों का ओरिएंटेशन लेके अगर सीखना चाहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। जी। पहले अच्छा सीख लो, आपका एक मुकाम खड़ा करो कि भाई मैं ये चीज़ है, ये 100% मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद आप पैसों का थोड़ा सा विचार करो। तो उस हिसाब से पैसों के बारे में पहले सोचना और उसके बाद सीखना नहीं होता। पहले आप अच्छी चीज़ें सीखो, और उसके बाद आप फिर पैसों के बारे में सोचना स्टार्ट करो, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा।